हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः आपका रवि जीएस एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक बोले थे कि किसके बारे में पढ़ना, प्लाज्मा के बारे में। तो देख लेते हैं आज के डेट में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस दोनों की बड़ा चर्चा होती है। तो प्लाज्मा क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। प्लाज्मा देखिए, हम उस दिन बताए थे, लास्ट में बताए थे हम कि जब सॉलिड मतलब ठोस को जब हीट देते हैं तो किस में चेंज होता है, लिक्विड में, मतलब द्रव। और जब द्रव को हम हीट देते हैं तो बन जाता था गैस। ये मेरा सॉलिड है, मतलब ठोस। अब पुनः जब इसको ठंडा प्रक्रिया करते हैं तो गैस से जब ठंडा होता है तो क्या बन जाता है वो, जब हम उसको जब ऐसे देखिए, जब पानी को आप गर्म करते हैं उसके ढकना रख दीजिए। जब ढकना उठाएगा तो उसका वाष्प है वो बूंद के रूप में नीचे गिरता है, तो क्या बन जाएगा, वो गैस के किस में बन जाता है, वो द्रव में। और द्रव को जब रख दीजिए फ्रिज में ठंडा करने के लिए, किस में बन जाएगा, ठोस में। लेकिन यहाँ पर एक अवस्था आगे जब बढ़ते हैं, एक स्टेप, कि जब गैस को अत्यधिक गर्म करते हैं, गैस के अणुओं को, तो किस में बदल जाता है, प्लाज्मा में। यही प्लाज्मा, प्लाज्मा कुछ नहीं है, मतलब जो गैस का अणु था, जैसे गैस से मान लेते H2O, अब इसी का अणु क्या हो जाता है, आयनीकृत बन गया, आयन का रूप ले लिया, तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। तो कह सकते हैं कि अत्यधिक ताप के कारण, जब अत्यधिक ताप दिया जाता है तो गैस के अणु क्या कहते हैं, आयनीकृत, उससे आयनीकृत अणु क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब गैसीय अवस्था को अधिक ताप देते हैं तो उनके अणु आयनीकृत हो जाते हैं। उसी आयनीकृत अणुओं को प्लाज्मा कहते हैं। देखते हैं कि जो सूर्य का तापमान होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम अणु के कारण। या फिर जो सूर्य में तापमान, वो सूर्य का ताप, या फिर हम देखते हैं जो तारे का ताप होता है, तारों का ताप, या फिर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब होती है उसमें प्लाज्मा के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। फ्लोरेसेंट बल्ब में ऊर्जा, ये सब किसके कारण होती है, प्लाज्मा के ही कारण। प्लाज्मा है कुछ नहीं कि जब गैस के अणु को जब अधिक हम गर्म करते हैं तो वही अणु क्या होता है, आयनीकृत में बदल जाते हैं, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। और एक बच गया था मेरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, तो बोलेंगे प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था। अब पांचवी की बात करें तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या था कि इसमें देखो, कंडेंसेट मतलब होता है संघनन। तो इसमें क्या किया, इस अणुओं को ठंडा किया जाता था, इसमें गर्म किया गया, इस अणुओं को ठंडा किया गया। तो एक सीमा तक आके अणु ठंडा हो गया, उसके बाद ठंडा नहीं हुआ। इस पर भी उतना सर्च अभी पूरा नहीं हुआ, इस पर भी सर्च चल रहा। ये बोस थे, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्हीं के नाम पर आगे रखा गया। उसके बाद थे आइंस्टीन, ये खोज किए थे पहले बोस साहब, लेकिन उस प्रक्रिया को कोई समझा नहीं पाए। इस प्रक्रिया समझाया कौन था, आइंस्टीन।
तो अपना नाम दिया पहले सत्येंद्रनाथ बोस का, फिर आइंस्टीन और कंडेंसेट। ये ठंडी करने की प्रक्रिया पर शामिल होती है। कोई गैस के अणु को ठंडा करते हैं तो एक अवस्था तक आकर ठंडा होता है, फिर उसके बाद ठंडा वो नहीं होता, तो उसी का नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ तक पढ़ लिए पांच पदार्थ की 5 अवस्था हो गई। अब देखते हैं कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण निष्कर्ष। जैसे सबसे पहला निष्कर्ष की चर्चा किया जाए तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का, द्रव का या फिर गैस का। तो जब से अधिक घनत्व की बात किया जाए तो सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, घनत्व होने देता है यहाँ पर घनत्व। सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ठोस का, उसके बाद द्रव का और उसके बाद गैस का। घनत्व के बाद ये चर्चा किया जाए कि अणुओं के बीच स्थान या फिर अंतराण्विक बल पर चर्चा कर लेते हैं। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है, स्वाभाविक है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। बताए थे उसके अंदर रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान को तो उसको कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान किस में होता है, गैस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद ठोस, मतलब सबसे कम होता है किस में, ठोस में। संपीड़ितता का गुण देखते हैं कि सबसे अधिक संपीड़ितता किस में होता है। मतलब बताए थे कि जिसे दबाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को संपीड़ करके बर्तन में भरा जाता है, वही हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किसका होता है, गैस, द्रव और ठोस। एक होता है विसरण, बताए थे विसरण क्या था। एक होता है गतिज ऊर्जा, तो सबसे ज़्यादा फैलने का गुण किस में था, स्वाभाविक था कि सबसे ज़्यादा फैलता था गैस। बताए थे कि अगरबत्ती का सुगंध हमारे तक पहुंच जाता है किसी दूसरी जगह का सुगंध। गैस के बाद द्रव, उसके बाद ठोस। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, बताए थे हम। किसी वैसे मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका स्वाभाविक है कि यहाँ पर रहेगा। यदि हम यहाँ पर गैस को रख दें तो रहेगा, तुरंत हो जाएगा। तो सबसे अधिक किसका गतिज ऊर्जा, गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। तो विसरण, गतिज ऊर्जा और संपीड़ित। तो पहला लिखा हुआ है घनत्व, सबसे अधिक किसको आता है, ठोस, द्रव, फिर गैस। अंतराण्विक का सबसे ज़्यादा ठोस का, मतलब 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल। अंतराण्विक स्थान 2 अणुओं के बीच स्थान सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में होती है। संपीड़ितता सबसे ज़्यादा गैस का होता है। विसरण क्रिया सबसे ज़्यादा गैस में होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। तो अब यहाँ से आवाज़ कर बढ़ते हैं पदार्थ के रासायनिक गुण के तरफ। देखिए यहाँ से बहुत मेन चीज़ में मिलेगा। देख लेते हैं पदार्थों का रासायनिक गुण। ऐसे बताए थे हम कि पदार्थ को रासायनिक गुण, पदार्थों का रासायनिक गुण। इसकी चर्चा की जाए
तो हम इसे 3 भाग में बांटे थे, याद होगा आप लोग को ज़रूर, क्लास किए हैं तब। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो पहला हम पढ़े थे इसमें तत्व के बारे में, उसके बाद था यौगिक, और उसके बाद था मिश्रण। तो तत्व किसे कहते हैं? देखिए, तत्व सबसे शुद्धतम रूप को क्या कहा जाता है? तत्व सबसे शुद्ध। जैसे सोना, सोना क्या एक तत्व है। सोना में चांदी रहता है? नहीं, भले हम उसको मिला के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप में मिलता है वो शुद्ध होता है, तत्व। उसके बाद चर्चा किया जाए तो लोहा, उसमें सिर्फ क्या रहते हैं? लोहा। तो पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को क्या कहा जाता है? तत्व। आज वर्तमान में 118 तत्व की खोज हो गई है। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो तत्व परिभाषा बता दें कि पदार्थों के साथ सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? तत्व, या फिर सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तत्व होता है। इसे 3 भागों में बांटे थे। धातु, अधातु, और एक था उपधातु। देखिए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु का बहुत परिभाषा हो सकता है। जब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें देखेंगे कि जिसके बारे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, क्या हो? धातु हो। जिनमें तन्यता का गुण हो, जिनमें चमक हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति, सब क्या कहलाते हैं? धातु। जिनमें जो विद्युत का क्या हो? सुचालक होने, क्या कहा जाता है? धातु। फिर इसमें बहुत से पढ़ेंगे कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, किस धातु को जल में रखा जाता है, सब इसमें आएगा। तो धातु हो गया कि जिसमें एक अलग चमक होती है। अधातु जब चर्चा किया जाए तो इसी का उल्टा, यहाँ पर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें तन्यता का गुण नहीं मिलेगा, यह घात वर्धनीय नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और उपधातु, दोनों के मिला क्या बन जाएगा? उपधातु। इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सिलिकॉन क्या है? मेरा उपधातु है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सब क्या है? मेरा उपधातु के अंतर्गत आता है। धातु, अधातु और उपधातु, इसकी चर्चा पूरा है, डिटेल्स पढ़ना। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तो उसमें इसकी चर्चा किया जाएगा। अब आगे देखते हैं किसके बारे में? यौगिक। तो हम बताए थे यौगिक 2 प्रकार करते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक। कार्बनिक बताए थे जिसमें कार्बन की मात्रा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। देखिए, कार्बनिक कहेंगे कि जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक। जैसे CaCO3 क्या है? कार्बन है, C से कार्बन हो गया। एक कैल्शियम, कार्बन। जैसे लिखते हैं CH4 क्या है? इसमें कार्बन है। C2H2 इसमें भी क्या है? कार्बन है। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है उसे क्या कहेंगे? यौगिक। हाँ, ये भी ध्यान देना, जो यौगिक रहेंगे वो एक नियमित अनुपात में मिलते हैं। जो अनुपात उनमें रहता है उनमें एक नियमित रहता है, ना कि जो मन तो
एक नियमित अनुपात में उनका संयोग होता है तब वो यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं मिलती, इसकी चर्चा किया जाए। अकार्बनिक में जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक। जैसे देखिए हमें यहाँ पर लिखा है जल H2O, क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन नहीं है। HCl कार्बन नहीं है। H2SO4 कार्बन नहीं है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी है वो एक नियमित एक निश्चित संयोग में बने तभी वो कहलाते हैं यौगिक, अन्यथा वो नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि H2O2 को हम कहेंगे जल, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऐसा नहीं। जो भी रहते हैं एक नियमित अनुपात मिले हुए रहते हैं। C6H12O6 ये कौन सा यौगिक है? कार्बनिक क्या कार्बनिक? देखिए इसमें क्या है? कार्बन है, तो कौन सा हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। ये किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज। तो हम लोग पढ़ें किसके बारे में? पहले पढ़ लिए तत्व, उसके बाद यौगिक और उसके बाद मिश्रण। मिश्रण भी होते हैं दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण, अभी समांगी मिश्रण की चर्चा हम करेंगे जरूर, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसकी चर्चा उसमें किया जाएगा। एक ही टॉपिक में इसको ख़त्म कर देंगे मिश्रण को। जहाँ जो नहीं समझ में आया कमेंट करके बिल्कुल पूछिए, जो उसमें दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, आपका आंसर बताया जाएगा। देखिए कुछ जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए सीधे ठोस रहेगा कोई वस्तु और सीधे किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। उसमें उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। सीधे ठोस से किस में चल जाएगा? गैस में। जैसे हम बनाए थे कि ठोस से पहले ज़्यादा था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, ये का स्टेप आगे ही जा रहा है। इसका एग्जांपल पूछता है कि कपूर, पूछेगा कपूर की टिक्किया या कपूर की टिक्की किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का। या फिर नेफ्थलीन की गोली जो हम लोग कपड़ा में डालते हैं, नेफ्थलीन की गोली, ये किसका एग्जांपल है? ऊर्ध्वपातन का ही। अगला देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कहते हैं गलनांक। कि जिस द्रव्यमान पर जिस ताप पर कोई वस्तु पिघलना चालू कर देती है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक। जैसे आप पढ़े होंगे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो इसमें क्या लिखेंगे गलनांक में? कि जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना चालू कर देता है, जिस ताप पर कोई द्रव्य, जिस ताप पर कोई द्रव्य पिघलना शुरू कर देता है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक। बर्फ़ का गलनांक सबको पता होगा, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बस इसमें है कि पिघलना चलता है, इसमें उबलना चालू होता है। कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। जल का क्वथनांक, बोलो बाबू कैसे? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल 100 डिग्री पर उबलना
उबलना चालू कर देता है। तो आज था ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जब अगले वीडियो मिलेंगे तो पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, मिश्रण के बारे में, फिर मिश्रण को अलग करने की अलग अलग विधि होती है वो पढ़ेंगे, और फिर जब अगला टॉपिक मिले तो वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की चर्चा की जाएगी। जो प्रॉब्लम है पूछिए। वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।